नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। और एमसीक्यू ने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उनको हम आज से रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। इसका एग्रीकल्चर का जो डिटेल्ड वीडियो है आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। एग्रीकल्चर वाली जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से आपको संपूर्ण जो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं एग्रीकल्चर के वे आपको मिल जाएंगे। आज से हम एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों को कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है। पहले वीडियो में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ पर अवस्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह आपको मिलेगा नई दिल्ली में, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली में आपको मिलेगा। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वर्ष 1985 में जो है भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट है। तो व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आपकी लागू की गई थी 1992 में। ये वर्ष आप 1999 में व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आपकी 1999 में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में आपकी जो किसान वही योजना थी इसको लागू किया गया था वर्ष 1992 में। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित पाए जाते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, एग्रीकल्चर का जो एरिया होता है, कृषि का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में कर्मचारी नियोजित पाए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना, कृषि का एरिया यानी कि कृषि का क्षेत्र। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद कर लीजिएगा, वर्ष 2004-05 का जो संघीय बजट था, इस बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो थी उसको खरीफ फसल पर भी लागू कर दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, वर्ष 2004-05। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था? तो बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है और इसको मैंने अपने एमसीक्यूज वाले सेशन में कराया भी है बहुत बार। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना। आप याद कर लीजिएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आपका राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं होती है, आच्छादित नहीं है? तो आप याद कर लीजिएगा, जो आपके मोटे अनाज हैं ये जो हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं होते हैं। बाकी आपके इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आच्छादित होती हैं? तो आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया और दलहन हो गया, इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत आच्छादित होने वाली फसलें, परंतु जो मोटे अनाज होते हैं इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अति अल्पकालिक बाजार जो होते हैं ये सब्जी वाली फसलों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, अति अल्पकालिक बाजार। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो आपकी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसके दौरान जो कृषि थी इसने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1965 को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न को खरीदती है इसको हम क्या कहते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, वह मूल्य जिस पे खाद्यान्न को सरकार के द्वारा खरीदा जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? तो अब आप याद कर लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं एमएसपी। किसानों से जिस मूल्य पर सरकार के द्वारा खाद्यान्न खरीदा जाता है उसको हम एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह कौन सा है? तो आप याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का जो वित्त पोषण होता है वह कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा
किया जाता है। तो यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का जो पोषण है यह किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर के उत्पादन से हो जाएगा। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड है जिनको मैंने एक ही जगह पर लिख दिया है, इनको आप देख लीजिएगा। तो सेरीकल्चर का आपका हो जाएगा रेशम कीट पालन से संबंधित आपका सेरीकल्चर होता है। एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से, विटीकल्चर आपका अंगूर पालन से, फ्लोरिकल्चर आपका फूलों की खेती से, फूलों के उत्पादन से है, वर्मी कल्चर आपका केचुआ उत्पादन से, पोमी कल्चर आपका फलों के उत्पादन से, ओलरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से, पीसी कल्चर आपका मछली पालन से, हॉर्टिकल्चर बागवानी से हो जाएगा, एरोपोनिक्स आपका आ जाएगा हवा में पौधों को उगाने से, और हाइड्रोपोनिक्स आपका हो जाएगा जल में पौधों को उगाने से। तो इनको एक बार आप देख लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्या प्रश्न देखने को मिल जाए, तो इनको एक बार आप देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने है, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया था? तो 15 इंपॉर्टेंट कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली आपसे पूछी जा रही है, कौन सी है? तो भारतीय हरित क्रांति की आपकी जन्मस्थली मानी जाती है पंतनगर। आप याद कर लीजिएगा, पंतनगर जो है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली मानी जाती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक हम किसे कहते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में हरित क्रांति जब प्रारंभ हुई तो उससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो इंदिरा गांधी का संबंध इससे था, एम.एस. स्वामीनाथन का था और सी सुब्रमण्यम का संबंध था। ये प्रमुख व्यक्ति थे जब आपकी हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वहीं आप ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व में हरित क्रांति का हम जनक किसे कहते हैं? तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुए राज्य आपके कौन कौन से थे? तो आप याद कर लीजिएगा, आपके हो गए पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट एरियाज थे जो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए थे। तो आप याद कर लीजिएगा, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कृषि करने की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है इसको हम बोलते हैं जैविक खेती। आप याद कर लीजिएगा, कृषि करने की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण के संरक्षण में सहायक होती है उसको हम बोलते हैं जैविक खेती। और नेफेड क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। तो नेफेड आपका होता है, संबंधित होता है कृषि के एग्रीकल्चर के मार्केटिंग से, कृषि के विपणन से। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, नेफेड आपका कृषि विपणन से संबंधित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुष्टि कौन देता है? यानी कि आपका जो एमएसपी के लिए जो रिकमेंडेशन है कौन देता है? तो आप याद कर लीजिएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो होता है आपका एमएसपी के लिए रिकमेंडेशन देता है, संतुष्टि देता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, एग्जाम में यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो भारत में कृषि को वित्त देने वाली, फाइनेंस करने वाली जो शीर्ष संस्था आपकी है वह कौन सी है? तो आपकी हो जाएगी नाबार्ड। नाबार्ड जो है भारत में कृषि को वित्त देने वाला, फाइनेंस करने वाला सर्वोच्च संस्था माना जाता है, शीर्ष संस्था माना जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, नाबार्ड। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है यह प्रश्न। लौंग की खेती कहाँ पर होती है? तो मुख्यतः आपकी जो लौंग की खेती होती है केरल में देखने को मिलती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, केरल में। और भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया था, किसके लिए? तो कीमत स्थिरीकरण कोष की जो स्थापना है यह किसके लिए की गई है? तो आप याद कर लीजिएगा, आपकी चाय और कॉफ़ी के उत्पादकों के लिए। इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की जो स्थापना है वह कॉफ़ी और चाय के उत्पादकों के लिए करने का डिसीजन लिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके किनमें योगदान से जाना जाता है? तो कृषि का महत्व बहुत ही ज़्यादा है भारत में।
यह किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान देती है कृषि? तो राष्ट्रीय आय एवं रोजगार में कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा है। औद्योगिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी आपका कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा खाद्यान्न आपूर्ति में आपका कृषि का जो है योगदान बहुत ही ज़्यादा है। तो इन सभी योगदानों के चलते कृषि का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो सर्वाधिक सिंचित वाली फसल सिंपली आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो आप याद कर लीजिएगा, गन्ना जो है भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं? तो जायद की वे कौन सी फसलें हैं, आपसे पूछा जा रहा है, जायद की मुख्यतः वे कौन सी फसलें जो सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो मूंग और उड़द, ये दो आपकी मुख्यतः जायद की फसलें हैं जो सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, मूंग और उड़द, इनके बारे में आप याद रखिएगा। भारत में कृषि को जो है जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। आप याद कर लीजिएगा, भारत में कृषि को, एग्रीकल्चर को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। बहुत से भारत में लगभग मैक्सिमम परिवार की जीविका का साधन भारत में कृषि ही मानी जाती है। इसके बारे में आपको याद रखना है। और भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आप याद कर लीजिएगा, भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में एकदम अग्रणी राज्य आपका पंजाब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों के लिए है? तो असिंचित परिस्थितियों के लिए, यानी कि जहां पर सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही कम है, ऐसे स्थानों पर, यानी कि असिंचित परिस्थितियों के लिए जो है मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ट्रिटिकेल किन दो फसलों के बीच का संकर है? तो आप याद कर लीजिएगा, गेहूं एवं राई, गेहूं और राई के मध्य का संकर होता है आपका ट्रिटिकेल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका हो जाएगा गेहूं और राई के मध्य का। इसके बाद ब्लास्ट हो गया, टिक्का हो गया, डस्ट हो गया और रस्ट हो गया। इनमें से कौन सा गेहूं की फसल का रोग है? तो आप याद कर लीजिएगा, इनमें से आपका जो रस्ट होता है यह गेहूं की फसल में लगने वाला रोग होता है। तो रस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कि किन किन फसलों में कौन कौन सा रोग लगता है। तो गेहूं में आपका सेहू लगता है, रस्ट लगता है, गेरुई या रटुआ लगता है और करनाल बंट, ये इंपॉर्टेंट रोग हैं जो आपके लगते हैं किसमें? तो गेहूं की फसल में लगते हैं। इसके बाद धान में आपका खैरा नामक रोग लगता है, जस्ते की कमी से पत्तियों पर भूरा धब्बा लगता है। इसके अलावा सीथ, झुलसा और ब्लास्ट, ये आपके धान की फसल के क्या हैं? तो रोग हैं। इसके बाद मक्का पे कौन कौन सा रोग लगता है? मक्का की फसल पे तो तुलिसीता रोग लगता है, पत्ते पर झुलसा रोग लगता है और वाइट बर्ड, ये रोग आपके होते हैं मक्के की फसल के। इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद मूंगफली की फसल में कौन सा रोग लगता है? तो टिक्का और ड्राई रूट, ये रोग जो होते हैं आपके मूंगफली की फसल पे लगते हैं। इसके बाद आपका सोयाबीन की फसल पे आपका पीला चित्रवर्ण रोग लगता है। बाजरा की फसल पे अरगट और बाली, हरित बाली और कंडुआ नामक रोग लगते हैं। इसके बाद आपका गन्ना की फसल पे रेड रॉट, क्या होता है? गन्ना की फसल पे आपका रेड रॉट नामक रोग लगता है। इसके अलावा ग्रासी सूट नामक रोग भी आपका गन्ना की फसल पे लगता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद ज्वार की फसल पे आपका गंडुआ नामक रोग लगता है, ज्वार की फसल पे कंडुआ नामक रोग लगता है। आलू की फसल पे आपका पछेता झुलसा और अगेता झुलसा, ये दो इंपॉर्टेंट रोग लगते हैं आपके आलू की फसल पे, पछेता झुलसा और अगेता झुलसा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोग थे, कौन कौन सी फसलों पर लगते हैं उनको मैंने आपको बता दिया है, इनको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, गेहूं की फसल की एक किस्म होती है कल्याण सोना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कल्याण सोना जो है गेहूं की फसल की एक किस्म होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका पश्चिम बंगाल है, और फिर इसके बाद आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मसूर हो गया, अलसी हो गया, सरसों हो गया और सोयाबीन हो गया, इनमें से कौन खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इनमें से खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन आता है? तो इनमें से जो सोयाबीन होता है वह खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसमें से आपका क्या हो गया? तो इसमें से आपका मसूर हो गया,
अलसी हो गया, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया। तो इनमें से आपका जो सोयाबीन होता है वह किसके अंतर्गत आता है? तो यह आपका सोयाबीन आपका खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपका जो मसूर हो गया, मसूर किसके अंतर्गत आता है? तो मसूर आपका मसूर हो गया। इसके बाद आपका सरसों हो गया। ये सभी आपके रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। इसके बाद मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत आपका धान आता है, सोयाबीन आता है, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, ये सभी आपके खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। तथा खरीफ की फसलों की बुआई आपकी जून और जुलाई में होती है और कटाई आपकी सितंबर अक्टूबर में होती है। और ये जो आपकी फसलें होती हैं खरीफ की, ये वर्षा काल की फसलें होती हैं। बुआई के समय इनको अधिक तापमान व अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। वही अगर हम रबी फसल की बात करें तो इसके अंतर्गत आपकी गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों, आलू, मसूर, अलसी इत्यादि, ये सभी आपके रबी की फसलों के अंतर्गत आते हैं। और रबी की फसलों की जो बुआई होती है वो अक्टूबर से नवंबर में होती है और कटाई अब मार्च और अप्रैल मई में होती है। और रबी की फसलों को उगते समय कम तापमान और पकने के समय जो है अधिक तापमान एवं दीर्घ प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है, वहां पर जो है आपकी चावल की खेती होती है। आप याद कर लीजिएगा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है चावल की खेती के लिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगर हम चावल की खेती के लिए अगर हम सर्वाधिक एरिया की बात करें तो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एरिया देखने को मिलता है। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो कपास का जो रेशा होता है उसके बीज से प्राप्त होता है। याद कर लीजिएगा, कपास का जो रेशा होता है उसके बीज से प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद भारत का शक्कर का प्याला हम कहते हैं उत्तर प्रदेश को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का शक्कर का प्याला हम उत्तर प्रदेश को कहते हैं। चना हो गया, सरसों हो गया, कपास हो गया, गेहूं में से राजस्थान किस वस्तु का देश में प्रमुख उत्पादक है? तो सरसों का। याद कर लीजिएगा, सरसों का राजस्थान प्रमुख उत्पादक है। इसका एकदम लेटेस्ट डेटा बताइए कि लेटेस्ट में भी क्या राजस्थान इस सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो इसका आपको एकदम लेटेस्ट बताना है कि राजस्थान क्या वर्तमान में भी सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है कहाँ से? तो कर्नाटक एवं आपका आंध्र प्रदेश से। आप याद कर लीजिएगा, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। रेशम की कौन कौन सी प्रजातियां भारत में फेमस हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, रेशम की आपकी कौन कौन सी प्रजातियां फेमस हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, ईरी रेशम हो गया, मूंगा रेशम हो गया, सहतूत रेशम हो गया और टसर रेशम हो गया। ये इंपॉर्टेंट रेशम की प्रजातियां हैं जो भारत में फेमस हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मूंगा रेशम की ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है और कहाँ पर? तो असम में। मूंगा रेशम आपका असम में पाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको मिलेगा केरल। किस राज्य में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में जो है कहवा यानी कि कॉफ़ी की खेती का जो एरिया है सबसे अधिक पाया जाता है तथा कर्नाटक की कॉफ़ी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान क्या रहा था? तो चाय के उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पे और उपभोग में भारत प्रथम स्थान पे है चाय के। आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की जाती है? तो आम्रपाली आम की जो किस्म होती है दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की जाती है। तो आप याद कर लीजिएगा, आम्रपाली आम की किस्म। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है? तो दलहनी जो फसलें होती हैं ये हवा से नत्रजन संचित करती हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, दलहनी फसलें। मालवी चमत्कार एक प्रजाति किसकी? तो अरहर की एक प्रजाति होती है मालवी चमत्कार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी होती है? तो कुफरी चिप सोना। याद कर लीजिएगा, कुफरी चिप सोना जो होती है यह प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है,
कुफरी चिप सोना प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म होती है। ललित एक उन्नत किस्म किसकी? अमरूद की। आप याद कर लीजिएगा, ललित जो है अमरूद की एक उन्नत किस्म है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो पंतनगर में की गई थी। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट लगभग 50 इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन आंसर बन सकते थे कृषि के, उनको पार्ट 1 में हमने कवर कर लिया है। बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न उत्तर होंगे उनको अगले भाग में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।